सर कुछ ऐसा कर दो कि न्यूमेरिकल सॉल्व होने लग जाए। सर सब कुछ समझ में आता है, केवल न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। और इस समस्या का समाधान है सारे के सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर में सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज, तो न्यूमेरिकल तुम कर पाओ या ना कर पाओ लेकिन फॉर्मूला तो लिख सकते हो भाई। यानी केवल फॉर्मूला लिखने का भी नंबर बेटा सीबीएसई में मिल जाता है। यानी अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला भी वहां पे लगा सकते हो। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, ट्रिपल एस आरबी सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। बेटा देखो, आप सभी लोगों के एक सबसे बड़ा दर्द है जीवन में, वो है न्यूमेरिकल्स। सर कुछ ऐसा कर दो कि न्यूमेरिकल सॉल्व होने लग जाए। सर सब कुछ समझ में आता है, केवल न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। तो आपकी इस समस्या का आज मैं समाधान लेकर के आ गया हूं, और इस समस्या का समाधान है सारे के सारे फॉर्मूले। यानी कि आपके पूरे सिलेबस में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले चैप्टर वाइज बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बना करके आपके लिए मैं ले आया हूं। और बहुत ही मेहनत के साथ यार ये स्लाइड्स यहां पर मैंने बनाई हैं, मतलब लगभग मेरे 7 से 8 घंटे, एक पूरी रात मैंने इसमें दिया है। इसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई थी, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि जो रिजल्ट आया वो बहुत ही शानदार आया, बहुत ही बढ़िया आपके लिए मैंने बनाया है। ये ऐसी फॉर्मूला शीट मैं आपको दे रहा हूं, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, जिसके थ्रू आप लोग अपने पूरे के पूरे चैप्टर को विद इन 2-3 मिनट्स आप रिवाइज कर सकते हैं। और कोई भी फॉर्मूला यहां पर मैंने स्किप नहीं किया, यानी कि हर इंपॉर्टेंट चीज जो भी जरूरी है वो सारी की सारी चीज मैंने यहां पर आप सभी के लिए कलेक्ट कर रखा है। तो सर ये फॉर्मूला शीट कहां से मिलेगी? वो फॉर्मूला शीट आपको मिलेगी मेरे अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। आप सभी लोग इस कोड को स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है, सीधे सीधे आप लोग मेरे उस चैनल पर पहुंच जाओगे। या फिर दूसरा तरीका है कि आप वहां पर सर्च कर लें टेलीग्राम पर फिजिक्स बाई _शैलेंद्र_सर। लेकिन मैंने देखा कई लोगों ने फेक ग्रुप बना लिए हैं मेरे नाम के, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यार वो सारे ओरिजिनल मेरे नहीं हैं, ठीक है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो इस नाम से है, देखो, ठीक है। ये फोटो लगी है फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर। और मेन पॉइंट है कि अगर आप सब्सक्राइबर्स देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ओरिजिनल चैनल है, ठीक है। तो ये मेरा ओरिजिनल चैनल है जिस पर आपको ये वाले नोट्स मिलने वाले हैं। तो सभी लोग इस वाले चैनल से बेटा नोट्स को डाउनलोड कर लेना। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर वाइज इस डिस्कशन को। सबसे पहला चैप्टर यहां पर होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर में सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू NE। सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है। पूरे सिलेबस में कहीं भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो Q बराबर NE वाला फॉर्मूला ही हम लोग यूज कर रहे होंगे। कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q by R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड को ही फोर्स पर यूनिट चार्ज भी कहा जाता है, यानी अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला भी वहां पे लगा सकते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, दैट इज चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डेरिवेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। टॉर्क पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बता दूं 100% आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, या फिर इट इज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज EA cos थीटा, इंटीग्रल E डॉट DA ऐसा भी लिखा जा सकता है अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कभी वेरिएबल हो जाए तो। गॉस लॉ जो होता है वो दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है, पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा होता है बेटा चार्ज, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ और सिर्फ चार्ज अंदर वाला होगा, यानी कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये सभी चार्जेस की वजह से बेटा फील्ड होती है। इसके बाद इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा सा लाइन चार्ज होता है इनफाइनाइट लेंथ का। इनफाइनाइट प्लेन शीट यानी बहुत बड़ी सी शीट ले लेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। थिन स्फेरिकल शेल आपके सिलेबस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होती है, आउटसाइड देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, सरफेस पर देखोगे तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है। सॉलिड स्फीयर जो है वो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है लेकिन स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस में, इसलिए मैंने उसके भी फॉर्मूले आपको दे दिए हैं कि अंदर क्या होगा, ठीक है, सरफेस पर क्या होगा और आउटसाइड वाले पॉइंट पर क्या होगा। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है और बाहर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है। अगला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहले बात होगी आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है।
यहां से वर्क का फॉर्मूला भी आ जाएगा Q नॉट इंटू वी के बराबर, ठीक है। फॉर्मूला है 1/4πε0 Q बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाई Q नॉट। उसके बाद वर्क डन ऑन चार्ज का फॉर्मूला बेटा Q इंटू डेल्टा V के बराबर। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो E बराबर माइनस dV बाई dr है, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ये भी एक्सप्लेन करता है कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। फिर यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर और जनरल पोजीशन पर मैंने आपको डाइपोल का वैल्यू दे रखा है, जिसमें से जनरल पोजीशन वाला जो डेरिवेशन है वो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का माइनस पीई कॉस थीटा, जिसको माइनस का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल दैट इज पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है वो Q बराबर CV, एक रामबाण फॉर्मूला है जो इस टॉपिक में बहुत ज्यादा यूज होता है। स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो कैपेसिटेंस जो है 4πε0r होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ε0 A/d होता है। पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर का जो डेरिवेशन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता जा रहा हूं ना उसको इसी फॉर्मूला शीट पे कहीं ना कहीं टिक कर लेना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से डेरिवेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल कैपेसिटर है बेटा, तो ये हालांकि बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, स्टेट बोर्ड्स में ये आपसे पूछा जा सकता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला ये वाला होगा, पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो सिंपली ऐड करना होता है। एनर्जी स्टोर्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C या हाफ Q इंटू V के बराबर। यहीं पर एनर्जी डेंसिटी अगर पूछा जाए तो दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर होता है। एनर्जी डेंसिटी देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही साफ सुथरा कलरफुल मैंने आप सभी के लिए बहुत मेहनत करके बनाया है। तो बेटा इन फॉर्मूला शीट को प्रिंट आउट निकाल लेना और इसको डेली रोज का रोज जो है आप इसको रिवाइज करो, ठीक है। रोज का रोज अगर सिर्फ तुम इसको पढ़ लोगे ना एक डेफिनेट समय पर, आपको अपने आप सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं बोर्ड एग्जामिनेशन में चलता है स्टेप मार्किंग, यानी कि अगर आपको जो चीजें दी गई हैं वो आपने लिख दिया कि भाई ये चीजें गिवन है और ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले आपको याद हैं, एटलीस्ट अगर वो फॉर्मूला लिख दोगे भाई तो भी एक एक नंबर आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएगा। यानी केवल फॉर्मूला लिखने का भी नंबर बेटा सीबीएसई में मिल जाता है। तो न्यूमेरिकल तुम कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन फॉर्मूला तो लिख सकते हो भाई। और किसी भी चैप्टर में आप देख सकते हैं बहुत गिने चुने फॉर्मूले होते हैं, तो ये सारे फॉर्मूले को आपको सिर्फ क्या करना है, ईमानदारी से प्रिंट आउट निकाल करके पढ़िएगा, ठीक है। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो NE/T लिख सकते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये वाला डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज VD इज इक्वल टू EE/m इंटू टाउ, I बराबर NEA/VD, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। रेजिस्टेंस ρL/A होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू यहां पे लिखा है। रेजिस्टिविटी जो है वो M/NE स्क्वायर टाउ होता है। रेजिस्टिविटी केवल और केवल मटेरियल और टेम्परेचर दो ही चीज पे डिपेंडेंट है, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पर, टेम्परेचर पर, लेंथ पर और एरिया पर, चारों चीजों पर बेटा डिपेंड करता है। करंट डेंसिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी है, I/A होता है, वैल्यू इसकी NEVD होती है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है यहां पर दैट इज कंडक्टिविटी, है ना। सिग्मा का मतलब होता है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी 1 रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस 1 रेजिस्टेंस होता है। मोबिलिटी का मतलब होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो उसकी वैल्यू है E/τ/m। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसके लिए जो अल्फा होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। हीट जनरेटेड के फॉर्मूले आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद होगा। सीरीज में रेजिस्टर्स है तो फॉर्मूला ये है, पैरेलल में कंबाइंड है तो फॉर्मूला ये है, ठीक है। किसी भी सेल के केवल 4 कंडीशंस होते हैं, अगर वो सेल डिस्चार्जिंग है कंडीशन में है तो V बराबर E-IR, चार्जिंग कंडीशन में यानी कि वो चार्ज हो रहा है तो V बराबर E+IR हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर वो आइसोलेटेड कंडीशन में रखा है यानी कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो V बराबर E होता है। और यहां पे लिखा अगर शॉर्ट सर्किटेड हो गया यानी कि आपने उसके दोनों टर्मिनल्स को जोड़ रखा है कंडक्टिंग वायर से, तो ऐसे में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो 0 हो जाता है और यहां पर मैक्सिमम करंट उस सेल के थ्रू फ्लो होता है, जिसकी वजह से कई बार वो बैटरी या सेल फट भी जाता है। किरचॉफ साहब के जो दो नियम होते हैं, जिसमें KCL जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है और KVL जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखेंगे तो करंट का ये फॉर्मूला है। कब अप्लाई करते हैं सब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला क्या है, E1 + - E2, प्लस माइनस क्यों लगाया है, जो सेल सपोर्ट करेंगे उनके लिए प्लस, जो अपोज करेंगे उनके
के लिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2, इसमें हमेशा प्लस होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आपको बता दूं, इनसे 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो EMF अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस -1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का ये डेरिवेशन बेटा बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। मीटर ब्रिज सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है बट स्टेट बोर्ड्स में है। पोटेंशियोमीटर भी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है बट स्टेट बोर्ड्स में है। तो मैंने फॉर्मूले दे दिए ताकि स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे भी इस फॉर्मूला शीट के थ्रू अपना रिवीजन आराम से कभी भी जब मन चाहे तब वो कर सकते हैं। राइट, इसके बाद बेटा अगला चैप्टर हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। जैसे बायट-सेवर्ट लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सर, ये थीटा कौन सा एंगल है? थीटा होता है एलिमेंट और एलिमेंट को पॉइंट से मिलाने वाली ये जो लाइन होती है, इस लाइन के बीच का एंगल होता है थीटा। ये बात ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 होता है। ठीक है, और अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर है। ये दोनों सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है बट ये वाला सिलेबस में है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप है तो म्यू नॉट बाई 2 एन आई बाई ए होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप जो है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बेटा आपसे। म्यू नॉट बाई 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें तो इंटीग्रल बी डॉट डी ए बराबर म्यू नॉट आई नेट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई होता है। एंड्स पर देखेंगे तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला Q टाइम्स V क्रॉस B होता है, जिसको QEB sin थीटा लिख सकते हो। लॉरेंस फोर्स का मतलब अगर कोई चार्ज किसी ऐसे रीजन में है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो बेटा दोनों उसके ऊपर फोर्स लगाता है, QE वेक्टर प्लस Q टाइम्स V क्रॉस B हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तब उसके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला आई टाइम्स एल क्रॉस बी होता है, आई एल बी साइन थीटा लिख सकते हो। वेलोसिटी सेलेक्टर या फिल्टर सर्किट्स में वेलोसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स ऑन टू पैरेलल वायर्स अगर देखेंगे तो एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई आर होता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूले के थ्रू 1 एम्पियर का जो डेफिनेशन है वो आपको रटा होना चाहिए, आपकी किताब में लिखा हुआ है। मोशन ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटर करता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और उसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। लेकिन वही चार्ज अगर 90 डिग्री के एंगल पर एंटर करता है तो सर्कुलर मोशन होता है बेटा। रेडियस की वैल्यू mv अपॉन क्यूबी, टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यूबी और फ्रीक्वेंसी क्यूबी अपॉन 2 पाई m होता है। लेकिन वहीं पर कोई चार्ज अगर किसी जनरल एंगल थीटा पर एंटर करता है, ठीक है, वो एंगल 0, 180 और 90 के अलावा कोई और एंगल है तो ऐसे में उसका जो पाथ है वो हेलिकल पाथ होता है, जिसको हेलिक्स भी आप लोग बोलते हैं। रेडियस की वैल्यू mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी, टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यूबी, फ्रीक्वेंसी क्यूबी अपॉन 2 पाई m और पिच की वैल्यू 2 पाई m cos थीटा अपॉन क्यूबी के बराबर होती है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, NIAB sin थीटा, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद गैल्वेनोमीटर पर आते हैं। कोई भी गैल्वेनोमीटर का जो कांस्टेंट है दैट इज K अपॉन NBA, जहां पर K होता है बेटा ट्विस्टिंग, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग है ना, सॉरी कांस्टेंट ऑफ ट्विस्टिंग। ठीक है, फिर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात करें तो उसका फॉर्मूला देखो क्या है, करंट सेंसिटिविटी NBA अपॉन K दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो NBA अपॉन KR दैट इज थीटा अपॉन V, यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड। राइट, फिर एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको, तो भाई शंट को पैरेलल में लगाते हैं। वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में लगाते हैं। आई होप आप सभी को ये क्विकली सारी चीजें रिवाइज हो रही होंगी। ठीक है, देखो अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि हमें सर ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ाओ तो आपको विजेता सीरीज के लेक्चर्स को देखना चाहिए। विजेता सीरीज में मैं पूरे चैप्टर को बहुत डिटेल में, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चीज को समझा रहा हूं। तो अगर तुम्हें बहुत डिटेल में कोई भी चीज को समझना है तो विजेता सीरीज से देख लो। ठीक है, या आपके पास कोई बैच है तो उस बैच से देख लो। अदरवाइज आप यहां पर जो ये अभी वीडियो देख रहे हो ये इट इज फॉर रिवीजन, कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे फॉर्मूले में बहुत ही क्विकली आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर आपका चैप्टर नंबर 5 है। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है कि Q इंटू 2L के बराबर। ठीक है, ये Q क्या होता है, इट इज मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है, इस Q को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक चार्ज। कूलम्स लॉ होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर। QM और QM2 क्या है भैया, दैट इज पोल स्ट्रेंथ।
राइट। फिर कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होता है उसमें 0.84 का रेशियो होता है, यानी कि इट इज 84% ऑफ द टोटल लेंथ, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल लेंथ के नाम से जानते हैं। फिर बेटा मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये 2 पाई नहीं है, यहां पर 4 पाई होगा। इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। तो इसको करेक्ट कर लेना, यहां पे 4 लिख देना सब लोग, ठीक है। उसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। फिर यहां पे लिखा है गॉसेस लॉ क्या होता है, तो गॉसेस लॉ में हमेशा वैल्यू कितनी आती है, 0, क्योंकि कोई भी आप अगर गॉसियन सरफेस मानेंगे तो उसके अंदर पूरा का पूरा मैग्नेट आएगा। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों ही आएगा, तो नेट मैग्नेटिक चार्ज हमेशा अंदर कितना होता है, 0 हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल की बेटा माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला एन आई इंटू ए के बराबर है, जहां पर ए क्या होता है, एरिया वेक्टर। करंट के हिसाब से डायरेक्शन को यहां पर कंसीडर किया जाता है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो E/2m होता है, जो कि एक कांस्टेंट नंबर होता है, जिसको हम लोग गायरोमैग्नेटिक रेशियो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है बेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। फिर आता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जो कि B/H होता है। फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये सब एक एक नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन को आप देख सकते हैं, जिसमें ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरीज लॉ क्या होता है, ठीक है, क्यूरी लॉ इस चैप्टर में पूछा जाता है बेटा। उसके बाद सभी लोग डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स को सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। फिर फैराडेज लॉ की बात करते हैं, फिर इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं, फिर इंड्यूस्ड चार्ज है। इंड्यूस्ड चार्ज का ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है अक्सर, ठीक है। फिर मोशनल ईएमएफ में BVL आता है फॉर्मूला। करंट होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, दैट इज ILB, ठीक है। फिर पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। रोटेटिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी और फॉर्मूला भी है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे जो है डायरेक्टली पूछा जाता है, दैट इज ईएमएफ की वैल्यू 1/2 BL स्क्वायर इनटू ओमेगा। सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो N फाई जो है वो LI के बराबर होता है, और ईएमएफ की वैल्यू माइनस का L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T होता है। इस पर बेटा क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। फिर सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज म्यू नॉट N स्क्वायर A/L, यानी कि एरिया बढ़ाओगे, लेंथ को कम करोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने पर भी सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आता है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, जिसमें कि सेकेंडरी वाला जो कॉइल है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल होता है, ठीक है। सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सभी को ये वाला आना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी आपको रटा होना चाहिए। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट केवल फॉर्मूला यार आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर की, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। ये चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और इस चैप्टर में देखो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की। तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू की अगर बात करें फुल साइकिल में तो 0 है, हाफ साइकिल में 2 अपॉन पाई इंटू I नॉट होता है। RMS वैल्यू जो है वो I नॉट अपॉन √2 होता है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, और करंट की वैल्यू पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो यहां पर जो है EMF 90 डिग्री आगे होगा, और जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे होगा, इसलिए उसमें -π/2 लिखा हुआ है। और करंट होगा वोल्टेज अपॉन एक्सएल, एक्सएल होता है ओमेगा एल। सिमिलरली यहां पर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री आगे होता है, ईएमएफ 90 डिग्री पीछे होता है, और यहां पर XC 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, और करंट की वैल्यू V नॉट अपॉन XC है। सीरीज LCR सर्किट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर इंपीडेंस का फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। करंट देखो -5 लिखा हुआ है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि सर्किट हमारा कैपेसिटिव है, यानी कि XC की वैल्यू जो है वो ज्यादा रही होगी, इसलिए कुछ इस तरीके का सॉरी एक्सएल की वैल्यू ज्यादा रही होगी, इसलिए यहां पर माइनस लगाया गया। अगर किसी क्वेश्चन में XC की वैल्यू ज्यादा है तो आप यहां पे प्लस भी लगा सकते हैं। फिर tan फाई की बात करें तो दैट इज XL माइनस XC अपॉन R। वोल्टेज का बेटा, इस वोल्टेज के ऊपर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेट वोल्टेज होता है पूरे सर्किट का वो अंडर रूट के अंदर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC के होल स्क्वायर के बराबर है। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस यानी XL XC के बराबर हो जाए, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये सारे फॉर्मूले आप देख लो। क्वालिटी फैक्टर हालांकि CBSE के सिलेबस में नहीं है, बट आपको केवल एक फॉर्मूला याद कर लेना है, दैट इज 1 अपॉन R अंडर रूट L/C।
पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। वाटलेस करंट सीधे सीधे पता होना चाहिए, आई नॉट साइन फाई के बराबर होता है, ठीक है। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। एसी जनरेटर है तो एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका एक ही फॉर्मूला है। ट्रांसफार्मर में देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ना, एन एस अपॉन एन पी, दैट इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी, दैट इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। आइडियल ट्रांसफार्मर है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, जितना पावर इनपुट है उतना ही पावर आउटपुट में हो जाएगा बेटा। रियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा, यानी कि वहां पर हम इफिशियंसी निकालेंगे, दैट इज पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100। स्टेप अप जनरेटर है आपका, सॉरी ट्रांसफार्मर है, तो ऐसे में क्या होगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे प्राइमरी के कंपैरिजन में। और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो यहां पर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी से ज्यादा हो जाएंगे, राइट। फिर आपका अगला चैप्टर आता है, दैट इज ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स में आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सारी चीजें मैंने यहां पे आपको लिख दिया है, तो मैं इन सब चीजों को पढ़ के मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सभी लोग इस चीज को बहुत ही क्विकली देखिएगा, ठीक है। और इस फाइल को डाउनलोड करके जरूर प्रिंट कराना और इसको डेली रिवाइज करना बेटा, कोई भी एक डेफिनेट टाइम पर, राइट। फिर उसके बाद तुम्हारा आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में भी देख लो, रिफ्लेक्शन, मिरर फार्मूला, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि आपका स्नेल्स लॉ की बात किया है। फिर शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट हो, नॉर्मल शिफ्ट हो, सभी का फार्मूला लिखा है। क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर्स फार्मूला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन लेंस फार्मूले के बारे में देखो सारी चीजें लिखी हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फार्मूला लिखा है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इसका डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। फिर सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर लें तो उसमें दो ही केसेस होते हैं, जब फाइनल इमेज आपका 25 सेंटीमीटर पे बने और जब फाइनल इमेज आपका इंफिनिटी पर बने। तो ऐसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन पर बेटा न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो आपको ये सारे फॉर्मूले एकदम रटे होने चाहिए। क्वेश्चन कर पाओ ना कर पाओ, एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिखोगे, तो जो 1 नंबर 2 नंबर मिलना है कम से कम वो तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। पूरा तो नंबर नहीं कटेगा आपका। और इन जो बच्चे और ज्यादा प्रैक्टिस कर ही रहे हैं न्यूमेरिकल्स की, तो उनको तो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा रटा होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी फॉर्मूले के आखिर हम न्यूमेरिकल में करेंगे क्या। एक बार कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, बिना फॉर्मूले के हम क्या कर पाएंगे वहां पर, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स, जिसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करते हैं। इंटरफेरेंस में क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y बराबर y1 प्लस y2, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई के बराबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारी चीजें मैंने यहां पर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपके लिए बना दिया है, जिसमें फ्रिंज विड्थ जो है इसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए यार, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस है तुम्हारा। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो डिफ्रैक्शन में जो पाथ डिफरेंस है वो डी साइन थीटा है। सेकेंडरी मिनिमा कहां बनेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा तो आपको पता ही होगा हमेशा वहीं जीरो पर ही बनता है, ठीक है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, फ्रेनल्स डिस्टेंस, ये आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने एक फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें बहुत ही कम फॉर्मूले आप देख सकते हैं, केवल गिने चुने फॉर्मूले हैं यहाँ पर, ठीक है, गिनती के 10 फॉर्मूले भी नहीं होंगे। और ये सारे के सारे फॉर्मूले बेटा चेक कर लो, बहुत ही ज्यादा आसान फॉर्मूले हैं, इन्हीं पर आपसे न्यूमेरिकल सोचो पूछा जाता है। उसके बाद एटम्स वाले चैप्टर में थोड़े से हैं फॉर्मूले, जैसे इंपैक्ट पैरामीटर, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन हो गई, एमबीआर बराबर एन टाइम्स एच अपॉन 2 पाई हो गया। फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आप देखो, ये वाला फॉर्मूला सब लोग याद कर लो, ठीक है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट में ये वाला फॉर्मूला सब लोग याद करिएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट पी फुंड, ठीक है, सारी चीजें सारे फॉर्मूले, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है तो एन की वैल्यू मिनिमम डालेंगे, मिनिमम निकालना है तो एन की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि इन्फिनिटी डाल देंगे, ये सारी चीजें यहां पे लिखा है। फिर न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर की बात करें, कोई भी न्यूक्लाइड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, सारी चीजें यहां पे लिखी हैं। रेडियस जो होता है वो आर नॉट ए की पावर 1/3, जहां पे ए उसका मास नंबर होता है और आर नॉट एक कांस्टेंट है, दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, तो आप देख सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, एटम किसी का भी हो, न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट ही होती है। मास डिफेक्ट क्या है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर, 1 AMU 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है बेटा। फिर तुम्हारा एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का डेरिवेशन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है।
फिर यहां पर क्या करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। अगर वैल्यूज एएमयू में निकाला है तो 931 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। थर्मोडायनेमिक रिलेशन, अब हम लोग सेमीकंडक्टर में आ गए। सेमीकंडक्टर में गिने चुने फॉर्मूले, एकदम गिनती के 2-3 फॉर्मूले बस। Ne इंटू एनएच बराबर एनआई स्क्वायर, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांसेस है। रेजिस्टेंस यहां पर वही है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा ई। कंडक्टिविटी आप देख सकते हैं, ई टाइम्स एन ई इंटू म्यू ई। म्यू क्या है भैया, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यू एच क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल्स। रेजिस्टिविटी इसी का रेसिप्रोकल है, तो ये आप बना ही लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में करंट की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी यहां पर आपको बता दिया गया। कल कहने का मतलब ट्रिपल एस आर्मी, सिंपल सी बात यह है कि मैंने आपके लिए खूब मेहनत करके पूरी रात एक दे करके ये फॉर्मूला शीट तैयार किया है, ठीक है। हर एक चीज को अच्छे से लिख करके इसलिए तैयार किया है कि आप लोग का रिवाइज करने का मन करे, ठीक है। आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो कोई सा भी, तो आप उस चैप्टर की फॉर्मूला शीट ओपन करो अपने सामने और खटाखट देखो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, और खटाखट उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। तो इस फॉर्मूला शीट में आपको करना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। इस टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और सभी लोग इसको प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। सभी लोग इसका क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जब आप इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे और उसके बाद डेली मॉर्निंग में कोई एक टाइम अपना सेट कर लो, जब भी आप सो करके उठते हो, ठीक है, कोई एक टाइम सेट कर लो कि भाई रोज मैं इसको पढ़ूंगा, और केवल एक एक चैप्टर का नहीं पढ़ूंगा, सारे चैप्टर्स के केवल फॉर्मूले की रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, ये वीडियो मैंने 24 मिनट के अंदर बनाया है, क्योंकि मैं आपको पढ़ पढ़ के सुना रहा था एक एक फॉर्मूले, राइट। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ोगे बेटा, तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, आपको 15 मिनट भी नहीं लगेंगे रिवाइज करने में। खुद से पढ़ने में समय कम लगता है, और मेरी तरह अगर मैं आपको समझा भी रहा हूं, बोल रहा हूं कोई चीजें, तो उसमें समय ज्यादा लगता है, राइट। तो ये वीडियो मैंने बहुत ही छोटा रखा है, क्योंकि आप लोगों के पास भी ज्यादा समय नहीं है और आप लोगों के एग्जाम का टाइम है, इसलिए मैं कोई भी बहुत बड़ा वीडियो आपको नहीं देना चाहता, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला शीट आप सभी के काम की है। आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से, और खूब जम करके मेहनत करो। शैलेंद्र पांडे आपके साथ हैं, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करेंगे, लेकिन आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन में आग लगा कर रहेंगे, राइट। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।